वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कर रहे थे पेपर आरपीएससी का, जिसमें पीजीटी का, जिसमें हमने 75 क्वेश्चंस को किया था और ये हमारा पेपर था 2022 का। और अभी हमें करना है 76 से लेकर 150 तक क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। डीपी मुखर्जी की ये मान्यता थी कि भारतीय परंपरा में परिवर्तन के 3 सिद्धांतों को मान्यता दी गई है: श्रुति, स्मृति और अनुभव। तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। डीपी मुखर्जी ने कौन से 3 वो दिए हैं सिद्धांत? तो श्रुति, स्मृति और अनुभव दिया है। मुखर्जी के अनुसार इनमें से कौन सा क्रांतिकारी है? तो क्रांतिकारी कौन सा है वो आपको ढूंढना है, तो वो है अनुभव। अनुभव जो है वो क्रांतिकारी है। इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र और समाजशास्त्र वर्तमानकालीन इतिहास है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज ई होबार्ट है आंसर इसका। निम्नलिखित में से कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स बुक किसकी है? तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स बुक जो है वो है रजनी कोठारी की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीके उमन के अकॉर्डिंग जो सांप्रदायिकता है उसके आयाम कितने हैं? तो सांप्रदायिकता के जो टीके उमन के आयाम हैं वो हैं 6। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पीजीटी में। टीके उमन के जो सांप्रदायिकता के आयाम है वो हैं 6। फोकवेज बुक जो है वो किसने लिखी है? तो फोकवेज बुक जो है वो लिखी है समनर ने। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? तो आधुनिकीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है? वैज्ञानिक मिजाज, निम्न आकांक्षाएं, तर्क और बुद्धिवाद, उपलब्धि की मनोवृत्ति। तो इसकी जो विशेषता होगी वो निम्न आकांक्षाएं आधुनिकीकरण में नहीं होता, वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता है। समाजीकरण की पहली अवस्था पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेज कौन सी है? तो समाजीकरण की फर्स्ट स्टेज होगी ओरल स्टेज। सबसे पहले तो वो बोलना सीखता है बच्चा। वर्ड रेशनल का क्या मतलब है? तो ये मैंने आपको बताया था। वर्ड रेशनल क्या होता है? जब वो मूल्य वैल्यू ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड होगी तो उसे क्या हम कहेंगे? जॉक रेशनल। और वैल्यू ओरिएंटेड होगी तो उसे हम कहेंगे वर्ड रेशनल। ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं। सामाजिक परिवर्तन की चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है टाइनबी ने, और इन्होंने 21 सभ्यताएं बताई हैं। जौहर उदाहरण है, तो जौहर किसका उदाहरण है? अल्टरिस्टिक सोसाइटी का, और इसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होता है, हाई इंटीग्रेशन होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 के अनुसार ग्रामीण का पूछेगा तो 68.84 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा शहरी कितना है तो वो हो जाएगा आपका 31.16%, क्योंकि वो भी पूछता है, दोनों ही पूछता है। ग्रामीण 68.84%, शहरी 31.16%। निम्नलिखित में से कौन निर्मितवादी उपागम में शिक्षण व अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में से कौन सी उपयुक्त नहीं है? तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर होगा तो फिर वो अच्छा उससे एबिलिटी निकल के बाहर नहीं आ पाती, इसलिए दोनों ही होना चाहिए। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव ही केवल रहता है तो क्या होता है, हम लिमिटेड स्टडी कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, और जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा तो हम उसको डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इसलिए ये नहीं उपयुक्त है। कौन सी विशेषता सामाजिक संस्था की नहीं है? तो सामाजिक संस्था की विशेषताएँ देख लीजिए क्या क्या होती हैं। एक उद्देश्य होता है, स्थायित्व होता है, और एक उसका सिंबल भी होता है। लेकिन व्यक्तियों का समूह संस्था में नहीं, समिति में होगा। निम्नलिखित में से कौन से अपराध के प्रकार का उल्लेख लेमर्ट ने नहीं किया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। लेमर्ट ने किसका उल्लेख नहीं किया है? वो सिचुएशनल क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ऑर्डर, प्लान्ड क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ट्रस्ट। तो इसमें जो इन्होंने नहीं किया है वो है क्राइम अगेंस्ट ऑर्डर। इसका व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। किसने? लेमर्ट ने। उन्होंने सिचुएशनल क्राइम, प्लान्ड क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ट्रस्ट का वर्णन किया है, और सिचुएशनल क्राइम का वर्णन वो नहीं करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके पहले नहीं आया है, तो इसलिए आपको इसे अच्छे से लर्न करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा अध्ययन जीएस घुरिये से संबंधित है?
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था, क्योंकि इसके पहले ये किसी को पता नहीं था। जीएस घुरिये का ऐसा भी कोई अध्ययन हो सकता है। जब इसमें आया तब सबको लगा हवेली तालुका की भी बात जीएस घुरिये करते हैं। तो जीएस घुरिये ने हवेली तालुका का अध्ययन किया है या ये इनसे संबंधित है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी तो हम आपको बता रखे हैं किसकी बुक है, कार्ल मार्क्स की। निम्न जाति के लड़के का उच्च जाति, जब हमने बताया था कि आपको अनुलोम विवाह में क्या होगा, जो लड़का होगा उसका स्टेटस उच्च होगा, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, उच्च जाति की लड़की है, तो उच्च जाति की जब लड़की है तो क्या होगा, प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। द पुस्तक द आइडियोलॉजी ऑफ रूरल अर्बन कंटिन्यूम के लेखक कौन है। तो रूरल अर्बन कंटिन्यूम के अगर द आइडियोलॉजी ऑफ रूरल अर्बन कंटिन्यूम बुक होगी, वो किसकी है, तो हो जाएंगे आपके बेनेट। और इसी तरह एक और बुक है जो है द एनाटॉमी ऑफ द रूरल अर्बन कंटिन्यूम। तो ये सेम ही है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। वो बुक है घुरिये की, हालांकि इसमें घुरिये ऑप्शन नहीं दे रखा था, लेकिन दोनों ही बुक एक जैसी हैं, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। द आइडियोलॉजी ऑफ रूरल अर्बन कंटिन्यूम होगा तो बेनेट हो जाएगा, लेकिन जब द एनाटॉमी ऑफ रूरल अर्बन कम्युनिटी होगा, कंटिन्यूम होगा, तो हो जाएगा वहाँ पे घुरिये। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया। प्रलेख सूची उपयोगी है, जो डॉक्यूमेंट शेड्यूल होती है वो सेकेंडरी सोर्स के लिए उपयोगी होती है। समाज में जब जनरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ स्वीकृत होकर स्थायी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संस्था। जब रूढ़ियाँ जब ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं तो वो संस्था का रूप ग्रहण कर लेती हैं। व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए किसने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स का यूज़ किसने किया है, वो किया है फ्रायड ने। इसको समझने के लिए, व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स फ्रायड का है। पति शब्द इंगित करता है, तो पति शब्द किसको इंगित करता है, स्टेटस को, एक स्टेटस को इंगित करेगा, हस्बैंड। प्रच्छा प्रशिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में अवस्थाओं के सही क्रम का चयन करना है। तो सिंटेक्स वाला पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या होगा, समस्या का सामना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद हम अन्वेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे, यानी एनालिसिस करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 3, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में पूछा गया था ना, तो राजस्थान में महिलाओं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी जनसंख्या थी, कितनी संख्या थी, 1928। तो राजस्थान का पेपर था, इसी वजह से राजस्थान का पूछा गया था। अगर यूपी का पूछ ले तो यूपी का है 912। और अगर हाईएस्ट सिटी का पूछेगा कि कौन से शहर में सबसे ज़्यादा है, तो वो है जौनपुर में, कितना है, 1018। और अगर हाईएस्ट स्टेट का पूछेगा तो वो है केरल में, कितना है, 1084। और यूपी की डेंसिटी अगर पूछेगा तो वो है 908। पैरा कम्युनिटी प्रत्यय का यूज़ किसने किया। तो पैरा कम्युनिटीज़ अच्छा क्वेश्चन है, ये किसने यूज़ किया, रुडोल्फ और रुडोल्फ। वैसे भी आप कर लेते क्योंकि पैरा कम्युनिटी भी नया था और रुडोल्फ भी नया था, तो इससे आप इसको मैच कर सकते थे। पैरा कम्युनिटीज़ प्रत्यय किसका है, रुडोल्फ और रुडोल्फ का। उसके बाद है एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को क्या कहा जाता है। तो जब एक स्टेटस से संबंधित हैं सारी भूमिकाएं तो उसको हम कहेंगे रोल सेट।
हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये किसने कहा? ये तो बहुत सिंपल है, ये कहा है मैकाइवर एंड पेज ने। हाइपोथेसिस शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो हाइपोथेसिस शब्द जो उत्पन्न हुआ है वो हुआ है ग्रीक से। ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? तो प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पूछ रहा है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण, नगरीकरण, वर्गों का उदय, गतिशीलता का बढ़ना। तो ये सारे ही टेक्नोलॉजी के जो हैं डायरेक्ट प्रभाव हैं। इसी वजह से इसका आंसर नहीं दिया गया था, इसको डिलीट कर दिया गया था। द रिलीजन ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो द रिलीजन ऑफ इंडिया के लेखक हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर द्वारा नौकरशाही की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उल्लेख नहीं किया गया था? तो कौन सी विशेषता का उल्लेख नहीं किया था? हमने बताया था आपको, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, रिटन डॉक्यूमेंट की बात की जाती है, एक्सपर्ट एक ट्रेनिंग होती है, लैक ऑफ प्रोविज़न ऑफ प्रीक्वनरी कंपनसेशन ऑफ अ फिक्स्ड सैलरी। तो लैक नहीं होता है, फिक्स्ड सैलरी तो होती है, इस वजह से ऑप्शन 4 नहीं होगा। व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची उच्चतम अनुक्रिया दर को उत्पन्न करती है? तो निश्चित अंतराल, परिवर्तनीय अंतराल, निश्चित अनुपात या परिवर्तनीय अनुपात। तो वेरिएबल रेशियो हो जाएगा इसमें। रेनफोर्समेंट शेड्यूल हाईएस्ट रिस्पांस रेट में। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस वजह से इसको लर्न कर लीजिएगा। वेरिएबल रेशियो सामाजिक संबंधों में को स्वरूप तथा अंतःवस्तु के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसमें से कौन सा संबंधित है? तो ये तो फॉर्मल स्कूल ही होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि अंतर्वस्तु के आधार पर अलग किया जा सकता है संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु को, तो इसीलिए स्वरूपात्मक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी निर्मितिवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है? तो नवीन अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम्य होती है। अधिगम पूर्व संप्रत्यात्मक स्कीमा का पुनर्गठन करता है। अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया, तो निष्क्रिय नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समाजशास्त्र के उद्भव में प्रमुख कारक नहीं है? तो प्रमुख कारक नहीं है इसमें, उसके उद्भव में। तो ग्लोबलाइजेशन तो बाद का है ना, इसलिए ये नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, एनलाइटमेंट, ये सब तो पहले का ही है, तो इसीलिए ऑप्शन 2 नहीं होगा। किशोरावस्था में लड़कियों की श्रोणि पेल्विस का चौड़ा होना इसकी विशेषता संबंधित है। तो ये क्वेश्चन तो अब नहीं रिपीट होगा, लेकिन ये संबंधित है द्वितीयक लैंगिक विशेषता से, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित है पेल्विस। किसने सामाजीकरण के सिद्धांत को समझाने के लिए सामान्यीकृत अन्य अवधारणा का प्रयोग किया है? तो सामान्यीकृत अन्य अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? मीड ने। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का एक आवश्यक तत्व नहीं है? समुदाय का आवश्यक तत्व नहीं है अमूर्तता। क्यों? क्योंकि समुदाय जो होता है वो दिखता है, एक लोकेलिटी होती है, वी फीलिंग होती है और सामाजिक संपूर्णता होती है, लेकिन समुदाय मूर्त होता है, ना कि अमूर्त। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी अवधारणा संस्कृतिकरण को दिया है? संस्कृतिकरण को उन्होंने किस में दिया है? ये और इसके पहले भी पूछा गया था क्वेश्चन। उन्होंने दिया सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट। कौन सी विशेषता सोशल फैक्ट की नहीं है? तो सोशल फैक्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें पता ही है कौन सी विशेषता नहीं है। बाह्यता है, अधिवैयक्तिक है और संवेगात्मक। सामान्यीकृत में से कौन सी होगी? तो इसमें सामान्यीकृत है, लेकिन इमोशनल नहीं होता है। सोशल फैक्ट इमोशनल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे कम प्रभावी है? तो सबसे कम कौन सी प्रभावी है? आवाज़ वितरण प्रणाली, कार्यकारी मॉडल, रिकॉर्डेड आवाज़ के साथ मुद्रित प्रणाली या क्षेत्रीय भ्रमण। तो आवाज़ वितरण प्रणाली है वो सबसे कम है। केवल ऑडियो भेज दो तो फिर उसको कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनता है, बहुत ही बेकार लगता है, इस वजह से ये बेकार प्रणाली है। असंरचित
साक्षात्कार। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का प्रकार कौन सा नहीं है? तो अनस्ट्रक्चर्ड का पूछ रहा है तो फॉर्मल कैसे हो जाएगा, इसमें फॉर्मल नहीं होगा, फोकस्ड होगा, रिपीटेटिव होगा, क्लिनिकल होगा, लेकिन फॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का टाइप होता है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा सबसे निष्कृष्ट, सबसे नीची श्रेणी का विवाह माना गया है? तो वो माना गया है ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आश्रय विवाह। ये सब तो ऊपर के हैं, लेकिन जो पैशाच्य विवाह है वो सबसे निम्न श्रेणी का माना गया है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ता हुआ प्रभाव है। किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है किशोरावस्था में? वो पड़ता है साथी समूह, पीयर ग्रुप का। आपने देखा एडोलसेंस एज में सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रभाव होता है, जो वो कहते हैं वही सही लगता है। समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स, ये किसने कहा है? ये कहा है किम्बाल यंग ने। मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है किम्बाल यंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो वो सम्मिलित किया गया था 2014 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय में कब सम्मिलित किया गया? तो 2014 में सम्मिलित किया गया। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतियोगिता के संदर्भ में लागू नहीं होती? तो कंपटीशन के संदर्भ में क्या लागू नहीं होगा? आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी तो कंपटीशन होगा, सीमित लक्ष्य होगा तभी तो कंपटीशन होगा, और नियमों की, रूल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, वरना सभी लोग उस चीज़ को छीन लें। लेकिन अनकॉन्शियसनेस नहीं होती है, अनकॉन्शियस प्रोसेस नहीं होती। कॉन्शियस होकर आप पढ़ाई करते हैं, किसी भी एम की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन 4 नहीं होगा। दुर्खीम का मूल्यों का समाजशास्त्र सिद्धांत आधारित है किस पे? पाठकीय पद्धति, संरचनात्मक पद्धति, प्रत्यक्षवादी पद्धति, दार्शनिक पद्धति। तो ये होगा प्रत्यक्षवादी पद्धति पे। समरक्त और विवाह संबंधी परिवार का वर्णन किसने किया? ये बहुत बार पूछा गया है। कॉन्जुगुइन और एफिनल की जो बात करते हैं वो कौन करते हैं? लिंटन फैमिली को इन्होंने 2 टाइप में बांटा है। ऑटोमेस्टिक फैमिली की कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑटोमेस्टिक फैमिली, आणविक परिवार की जो बात करते हैं वो करते हैं जिमरमैन। कौन सी सहयोगी अधिगम उपागम में विद्यार्थी 4 अथवा 5 सदस्यों के विषमांगी समूह में कार्य पर परिचर्या और दल निर्माण पर बल देते हुए कार्य करते हैं? तो वो हैं सहयोगी लेखन, मिलकर सीखना, समूह अन्वेषण, जिगसॉ समकक्ष। तो ये है मिलकर सीखना। जब टीम की बात होगी तो हम क्या करेंगे? मिल के काम करेंगे। टॉनिस द्वारा दिए गए समाज के किस प्रकार में पारस्परिक लाभ और विनिमय की भावना के आधार पर संबंध स्थापित होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रखते हैं? तो एक दूसरे से बांधे रखेंगे तो ये किस में होगा? गेसेलसाफ्ट यानी समिति में होगा। गेमेनसाफ्ट गेसेलसाफ्ट यानी समिति में होगा, और गेमेनसाफ्ट जो है वो समाज में होगा। क्यों यहाँ पे? क्योंकि लाभ और विनिमय की भावना के आधार पे बात कर रहे हैं, तो जब लाभ के ही लिए हम एक दूसरे से जुड़े होंगे तो वो समिति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शोध सामाजिक स्थिति, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक संरचनाओं आदि का वर्णन करता है जिसका मुख्य उद्देश्य यथावत मामलों की स्थिति का वर्णन करना है? तो ये क्या हो जाएगा? जब वर्णन करेगा यथावत स्थिति का तो वो वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। एक्सप्लोरेटरी में तो हम नए नए चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षाएं हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। समूह की अपेक्षाएं हैं सामाजिक मानदंड, तो किसने कहा है? किम्बाल यंग ने। सोशल नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रुप, समूह की अपेक्षाएं हैं किम्बाल यंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद है सामाजिक अनुसंधान की निम्न परिभाषा किसने दी है? सामाजिक घटना व समस्या के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित अध्ययन अनुसंधान को हम क्या कहेंगे? ये डेफिनेशन भी रिपीटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो वो हो जाता है
मोज़र, ये मोज़र की डेफिनेशन है। और जब नवीन ज्ञान के साथ साथ पुराने ज्ञान की भी बात होती है तो उसमें हो जाते हैं पीवी यंग। ये आपको ध्यान रखना है, यूनिक ट्रक के माध्यम से बता रहे हैं। अगर नवीन ज्ञान है केवल तो मोज़र हो जाएंगे, नवीन के साथ पुराना भी लगा हुआ है तो पीवी यंग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? तो संरचनावादी कौन नहीं है? लेवी स्ट्रॉस संरचनावादी हैं, और ब्राउन संरचनावादी हैं, नॉडल संरचनावादी हैं, लेकिन मालिनोव्स्की जो हैं वो संरचनावादी नहीं हैं। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कहलाती है कल्चरल ट्रेट। किसने उत्तर आधुनिक समाज का उपभोग समाज कहा है? तो कंज्यूमर सोसाइटी कौन कहते हैं? वो हैं बोडिलार्ड। दुर्खीम के सामाजिक एकता सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रेरित किया? तो वो दुर्खीम का जो सामाजिक एकता सिद्धांत था उसको प्रेरित किस विद्वान ने किया? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मे भी कन्फ्यूजन हो जाए। तो दुर्खीम के जो सॉलिडेरिटी थ्योरी थी वो प्रेरित हुई थी कॉम्ट की थ्योरी से, ऑगस्ट कॉम्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? मर्टन का रेफरेंस ग्रुप है, कूले का प्राइमरी ग्रुप है, गिडिंग्स का जेनेटिक ग्रुप है, पार्क और बर्गेस का सेकेंडरी ग्रुप नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही इंटरव्यू होता है, ओपन क्लोज इंटरव्यू, ओपन भी इंटरव्यू होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। इमेजिनेटिव काल्पनिक इंटरव्यू कोई भी नहीं होता है, कल्पना करके इंटरव्यू कैसे करेंगे। समाज ही वास्तविक देवता है, हम आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, किसने कहा है? दरखाइम ने। ऊर्ध्व और क्षैतिज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में किसने समूह को बांटा है? तो ये बांटा है मिलर ने। ये बहुत पूछा गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलर का है। मार्क्स के अनुसार किसमें परिवर्तन से उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में अनिवार्य रूप से परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले आता है मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के तरीके में जो सबसे पहले चेंज आता है वो किस में आएगा? उत्पादन के तरीकों में, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रथम बोस्टल स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? तो प्रथम बोस्टल स्कूल की जो स्थापना हुई वो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु में हुई। तो प्रथम बोस्टल स्कूल की स्थापना हुई तमिलनाडु। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बोस्टल स्कूल तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिकाओं का वर्णन किसने किया? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल रोल्स की बात कौन करता है? पीजीटी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉडल करते हैं, बहुत बार पूछा गया। अगस्ट कॉम्ट की कृति सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी को कितने खंडों में बांटा गया? तो ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। जब पॉजिटिव पॉलिटी की बात होगी, जो छोटा है उसकी बात होगी, तो उसको कितने खंडों में बांटा है? 4 में। और अगर पॉजिटिव फिलॉसफी यानी जो बड़ा है उसकी बात होगी तो उसको बांटा है 6 खंडों में। तो आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, जब पॉजिटिव पॉलिटी होगा तो 4 और जब फिलॉसफी होगा तो होगा 6 खंडों में। तो एक साथ आपने 2 क्वेश्चन को आसानी से लर्न किया। नेक्स्ट है हमारा वैयक्तिक और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा की व्याख्या किसने की? पर्सनल और इम्पर्सनल कंपटीशन की बात कौन करता है? वो है गिलिन एंड गिलिन। पर्सनल और इम्पर्सनल कंपटीशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लेना। पर्सनल और इम्पर्सनल कंपटीशन की बात कौन करेगा? गिलिन एंड गिलिन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अभी तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जनगणनाएं हो चुकी हैं वो अभी तक हुई हैं 7। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। समाज की एक सावयव के रूप में किसने व्याख्या की? तो समाज को एक सावयव है, ये किसने माना है? ये भी हम आपको डेफिनेशन में बता चुके हैं, स्पेंसर ने माना है। सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, वैसे भी ये तो आप कर ही लेते। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कितनी बार रिपीट हो चुका है? ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया मार्शल मैकलुहान। आप देख रहे हैं पीजीटी में बहुत ज़्यादा आपको, अगर चाहते हैं आप बहुत अच्छा करना तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट लगा लीजिए, और इसी के साथ साथ बस आप देख लीजिए जितने नए पेपर्स हुए हैं उनको लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा मत पढ़िए,
हाँ, लेकिन ऑथेंटिक्स जो बुक हैं जैसे कि हारालंबस हो गई, तो आप उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट के जो मीनिंग है वो देख सकते हैं। रिसर्च में आप ये कर सकते हैं जैसे कि रामानुजा वाली जो बुक है उसमें से आप उसमें काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी हैं जो पूछी जाती हैं, वो आप देख लीजिए। टाइप्स देख लीजिए। और आप बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जेपी सिंह की देख सकते हैं बुक, वो भी काफ़ी अच्छी है। उसमें भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो आप इन बुक्स को अगर देखेंगे और अगर आप इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लिटरेचर की बुक को देख लीजिए। इनमें आपका लगभग इतना सिलेबस कवर हो जाता है कि इसके बाहर कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा सोर्स यूज़ करके फिर अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। लिमिटेड सोर्स के साथ मल्टीपल रिवीजन करके आप अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था? निम्नलिखित में से किस विचारक को समाजशास्त्र के संस्थापकों की श्रेणी में नहीं माना जाता? तो फाउंडिंग फादर में किसको नहीं माना जाता? ये क्वेश्चन और भी इसके पहले पूछा गया था। तो स्पेंसर अपने फाउंडिंग फादर में है, कॉम्ट भी फाउंडिंग फादर में है, मार्क्स भी हैं, लेकिन जो पेरेटो हैं वो इन सब के बाद में आते हैं, तो इसलिए इनको फाउंडिंग फादर में नहीं गिना जाएगा। वैदिक इंडिया बुक किसने लिखी है? तो वैदिक इंडिया जो बुक लिखी है वो लिखी है जी.एस. घुरिये ने। तो वैदिक इंडिया को भी लर्न कर लेना, किसकी बुक है? जी.एस. घुरिये की। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री कृत निदर्शन का स्वरूप नहीं है, यानी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का फॉर्म नहीं है। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का फॉर्म कौन सा नहीं है? ये प्रपोर्शनेट, डिसप्रपोर्शनेट, वेट, ये सब तो है, लेकिन जो कन्वीनियंस, आप अगर ऐसे भी देखेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है वो ऑलरेडी एक सैम्पलिंग का टाइप है और इसमें पूछ रहा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का टाइप। तो आप ऐसे, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पता चले कि स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग है उसके भी फॉर्म्स हैं, और उसके फॉर्म कौन कौन से हैं? ये 3 फॉर्म हैं: अनुपातिक निदर्शन, समानुपातिक निदर्शन और भार युक्त निदर्शन। ये जो है वो स्त्रीकृत निदर्शन के पार्ट हैं। तो हो सकता है अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं, तो अब आपको लर्न करना होगा ये अनुपातिक निदर्शन और समानुपातिक निदर्शन और भार युक्त जो निदर्शन है वो किसके पार्ट हैं? वो हैं स्त्रीकृत सैम्पलिंग यानी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के पार्ट हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह से आपने देखा हमने आरपीएससी के जो भी पेपर्स थे वो हमने आपके साथ सारे के सारे ही डिस्कस कर दिए हैं। और पीजीटी में हमने अभी तक दिल्ली पीजीटी किया है और यूपी का किया है और आरपीएससी का किया है पीजीटी में, जिसमें हमने बहुत सारे नए क्वेश्चन देखे, रिपीटेड क्वेश्चन देखे और जिससे हमें आइडिया लगा कि हमें अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। अभी हम कुछ अदर स्टेट के जैसे बीपीएससी हो गया और उड़ीसा के, ये सब के पीजीटी के जितने भी पेपर्स हमें मिलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और इतना बहुत है, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इतने पेपर्स बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं को अगर आप 1 से 2 बार भी रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारा सिलेबस कवर होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलेंगे। और इसमें आपको ये भी पता चलेगा अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे पढ़ना है। जैसे आपको डेफिनेशन उसकी देखनी है, कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया वो देखना है और उसके टाइप्स देखने हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। और डेफिनेशन में भी बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं देखनी है, सिर्फ उतनी ही देखनी है जो आने की पॉसिबिलिटी है, यानी जो इसमें आप देखेंगे रिपीट हुए हैं कई बार, सिर्फ उन डेफिनेशन को देखना है। और जैसे सैम्पलिंग हो गया, ये सब हाइपोथेसिस हो गया, इन सब की एक बार डेफिनेशन देख के इनके टाइप्स को देख लीजिएगा। बस इतना ही काफ़ी है और इसी के साथ साथ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।